हाँ देखिएगा, हमने इसके पिछले वीडियो में जीएमपी ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स कंप्लीट किया है। आज हम एक न्यू पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं CX बॉन्ड। ये CX बॉन्ड है। अब आप देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन 2.5 और हेलोजन, इन दोनों की EN में डिफरेंस है। इस वजह से यहाँ पर इस बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा और इलेक्ट्रॉन X की तरफ शिफ्ट होंगे। इसके वाया हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव होगा और इनके बीच का ये जो बॉन्ड है वो एक पोलर बॉन्ड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो एल्किल हैलाइड है उसमें पाए जाने वाला बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है और पोलर बॉन्ड की वजह से इसकी रिएक्टिविटी मोर होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव कंपेयर टू एल्केन, या बात करें तो हाइड्रोकार्बन। तो क्वेश्चन यह है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी एल्केन या हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में मोर क्यों होती है। तो उसका रीज़न यह है कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन या जो एल्केन है, इस एल्केन में ये बॉन्ड नॉन पोलर इन नेचर होता है, अर्थात ये बॉन्ड पोलर नहीं होता, जबकि एल्किल हैलाइड में ये बॉन्ड पोलर होता है। इसलिए ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा और ईजिली ब्रेक होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, मोर होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हेलोजन। कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होने की वजह से CX बॉन्ड पोलर इन नेचर, और पोलर इन नेचर में होने की वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट था जो कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड। सेकंड आता है इनकी स्टेट्स के बारे में। तो मिथाइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये सभी गैसेज फॉर्म में है। बट इसके जो हायर मेंबर होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और मोस्टली जो आपके हैलाइड्स होते हैं वो कलरलेस हैं, बट इन प्योर फॉर्म वो कलर होते हैं। जैसे आयोडीन आपके येलो कलर का होता है। इसी के साथ आपका पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 3 में अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हमेशा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर RF, RCl और RBr और RI। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर हमेशा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मोर होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा लेस होगा।
तो देखिएगा ये ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का है, तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब है RI इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, उसका रीज़न क्या है कि हेलोजन जो मतलब आयोडाइड है इसका साइज लार्जर है, और ये लार्जर इन साइज में होने की वजह से RI अर्थात इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ मोर होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस होगा, और जिसकी बॉन्ड लेंथ लेस होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अर्थात जिसकी बॉन्ड लेंथ मोर होगी उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या होगा, मोर होगा। इसी के साथ आपका पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, डेंसिटी। हमें पता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा डेंसिटी इंक्रीज होगी। कहने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन एटम इंक्रीज, डेंसिटी आल्सो इंक्रीज। अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हेलोजन का नंबर इंक्रीज होगा तो वहाँ डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ बात करते हैं डेंसिटी का ऑर्डर। हैलाइड में डेंसिटी के ऑर्डर की बात करें तो RF, RCl, RBI और RI, तो इसका ऑर्डर होगा ये, क्योंकि इधर जाने पर क्या हो रहा है, मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। हम यहाँ से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन डेंसिटी ऑर्डर। मैंने लिखा है CCl4, CH2Cl2, CH3Cl, CHCl3 और वाटर। इन्हें हमें डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिएगा अभी हमने लिखा था कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, अर्थात नंबर ऑफ कार्बन और हेलोजन बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर डेंसिटी के ऑर्डर में सबसे ज़्यादा होगा CCl4, उसके बाद होगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, उसके बाद होगा CH2Cl2। हाँ, इसके बाद आपको एक स्पेशल पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आएगा वाटर, और वाटर के बाद में होगा मिथाइल क्लोराइड। तो ध्यान रखना, सिंपल हैलाइड जो सिंपल क्लोराइड है, मतलब आपका एक ही क्लोराइड वाला ग्रुप है, उसकी डेंसिटी हमेशा वाटर से क्या होगी, लेस होगी। तो यहाँ पर हमें एक नोट लिख रहा हूँ मैं कि अगर सिंपल RX है तो इसकी डेंसिटी वाटर से लेस है, बट पॉली क्लोराइड अगर पॉली क्लोराइड कंपाउंड है तो इसकी डेंसिटी हमेशा वाटर से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब अगर क्लोरीन नंबर 1 है, मतलब क्लोरीन का केवल एक ही एटम है, तो ऐसी स्थिति पर उसकी डेंसिटी वाटर से लेस है। बट अगर क्लोरीन के एटम एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, तो ऐसी स्थिति पर उसकी डेंसिटी हमेशा वाटर से क्या रहेगी, मोर होगी। इसी से कंक्लूजन भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान दे, सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपकी होगी RI, उसके बाद होगी RBr, उसके बाद में होगी वाटर, उसके बाद में होगी RCl और उसके बाद में होगी RF। बस वाटर वाले इस केस पर आपको एक एक्सेप्शनल है, वो ध्यान रखना कि पॉली क्लोरो के केस में हमेशा इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी। इसी के साथ ही डेंसिटी का पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान दें, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच चेन। जैसे जैसे चेन की ब्रांचिंग बढ़ेगी
बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर हम यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर RF, RCl, RBr, RI, तो ऑर्डर ये होगा। क्या रीज़न है? क्योंकि इधर जाने पर मास ऑफ X इंक्रीज होगा। मास ऑफ X इंक्रीज होने से हम बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज होगा। और वान डेर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब वान डेर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ CH3CH3Cl, सेकंड मैंने लिया CH3CH2Cl, थर्ड मैंने लिया है CH3CH2CH2Cl। तो बताइएगा इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखिएगा इधर जाने पर मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन मैंने लिया है CH3CF, एक में लिया मैंने CH3Cl, एक में मैंने लिया CH3Br और एक में लिया CH3I। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इधर जाने पर क्या हो रहा है, आपके हेलोजन डिफरेंट है, और हेलोजन डिफरेंट होने की वजह से हेलोजन का जो मोलिकुलर वेट है वो बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। आगे इसके कुछ पॉइंट्स की हम बात और करते हैं। तो देखिएगा इसमें अभी हमने मोलिकुलर वेट की बात की है, अब हम ब्रांचिंग की बात करते हैं, अर्थात इन आइसोमेरिक फॉर्म्स में हम बात करेंगे, जहाँ पर मैं C4H9Cl यूज करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा C4H9Cl में हम इसकी फॉर्म्स बनाते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब आप देखिएगा हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, और ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज होता है। उसका रीज़न क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, और हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डेर वाल फोर्स, और वान डेर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है हमेशा सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो ये ब्यूटेन के जो आइसोमर्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इस वाली फॉर्म का होगा। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच चेन, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डेर वाल फोर्स, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। कहने का मतलब इंक्रीज इन ब्रांचिंग, डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन यह है कि एल्केन और आपके एल्किल हैलाइड में से एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा होता है, उसका रीज़न। तो हमें पता है कि एल्किल हैलाइड जो है उसमें पोलैरिटी ज़्यादा है, जबकि आपके एल्केन में पोलैरिटी कम है। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यह है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड इज हायर देन एल्केन कंपेयर मोलिकुलर मास। अगर आपका मोलिकुलर मास सेम है
ऐसी कंडीशन पर एल्किल हैलाइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एल्केन से ज़्यादा होगा। उसका रीज़न क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ड्यू टू ग्रेटर polarity as well as higher molecular mass of halogen atom। कहने का मतलब यह है कि हेलोजन जो एटम है उसका मास हाइड्रोकार्बन में कार्बन से मोर होता है, और दूसरा कि यहाँ पर जो आपका CH बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी जो है वो CC बॉन्ड से भी मोर होती है। इस वजह से एल्किल हैलाइड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा एल्केन से ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हैलोएरिन्स में। तो हैलोएरिन्स के लिए आइसोमर्स ऑफ हैलोएरिन्स have nearly same boiling point but different melting point। कहने का सेंस ये है कि हैलोएरिन्स के जो आइसोमर्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होता है बट उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। उसका रीज़न है तो देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट पैरा हैलो एरिन्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ऑर्थो मेटा हैलो एरिन से ज़्यादा होगा। इसका रीज़न तो देखिएगा, ये आपकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, या हम ऐसे कह सकते हैं मोर क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कहने का मतलब यह है कि जो पैरा है वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल पोजीशन में है, और सिमेट्रिकल पोजीशन में होने की वजह से इसका क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, और क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से इसको ब्रेक करने के लिए हमेशा मोर हीट या मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। इसलिए पैरा का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ऑर्थो से ज़्यादा होगा। तो क्या ऑर्डर होगा? तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा पैरा, पैरा के बाद में होगा ऑर्थो, और ऑर्थो के बाद में होगा मेटा। तो ध्यान रखना, आपके जो आइसोमर्स हैं हैलोएरिन्स के, तो हैलोएरिन्स के जो डाई आइसोमर्स हैं उन डाई आइसोमर्स में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा का, फिर ऑर्थो का, और सबसे कम किसका होगा? मेटा का होगा। जिसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, फिर होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और फिर होगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसी के साथ ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फर्स्ट, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। आप इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो। तो फर्स्ट इसमें आता है ब्रोमोमीथेन, सेकंड है क्लोरोमीथेन, थर्ड है
ब्रोमोफॉर्म, और फोर्थ है डाइब्रोमो मीथेन। सेकेंड क्वेश्चन है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरो ब्यूटेन। और थर्ड क्वेश्चन है फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसको सोल्व करने से पहले बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। फर्स्ट मैंने लिखा है ब्रोमोमीथेन CH3Br, सेकेंड लिखा है क्लोरोमीथेन CH3Cl, थर्ड लिखा है ब्रोमोफॉर्म CBr3 और डाइब्रोमोमीथेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हैलोजेंस जो है वो डिफरेंट है, और अगर हैलोजन डिफरेंट है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हैलोजेंस के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। तो इसका मतलब यह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लेस होगा, ब्रोमाइड ब्रोमाइड ब्रोमाइड, तो इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, सॉरी ये फोर्थ है, तो इन तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा सेकंड से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों में कौन सा हेलोजन है Br और इसमें कौन सा हेलोजन है Cl। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ X इंक्रीज होगा तो मोलिकुलर वेट भी इंक्रीज होगा। तो देखिएगा आप, इसमें 3 ब्रोमीन है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? थर्ड, फिर आएगा फोर्थ, फिर आएगा फर्स्ट और सबके बाद में कौन सा आएगा? सेकंड। अब देखिएगा सेकंड, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। इन सभी में आपका हेलोजन ग्रुप सेम है। तो हेलोजन सेम है बट नंबर ऑफ कार्बन और ब्रांचिंग, वो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो 1 क्लोरोप्रोपेन ये होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये होगा और 1 क्लोरोब्यूटेन ये होगा। तो देखिएगा जो थर्ड नंबर है इसको मैंने A माना है, ये B है और ये C है। तो C का मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है, तो पहले आ जाएगा थर्ड C। अब देखिएगा फर्स्ट और सेकंड में इसका मोलिकुलर वेट और इसका मोलिकुलर वेट सेम है, बट ये ब्रांच है, ये नॉन ब्रांच है, इसलिए पहले कौन सा आएगा? A और उसके बाद में कौन सा आएगा? B। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या चीज़ डिफरेंट है? यहाँ पर डिफरेंट हेलोजन एटम है। अगर यहाँ डिफरेंट हेलोजन एटम है तो इसका मतलब ये हेलोजन एटम पर डिपेंड करेगा। और हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। तो बताइएगा कौन से हेलोजन का मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है? आयोडीन का। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा। इसी के साथ आपका ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट और उसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है डाइपोल मोमेंट। हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो Q/D, म्यू इक्वल टू Q/D है, अर्थात चार्ज एंड डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। अगर हम बात करें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो यहाँ पर इनके डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट के लिए हमें चार्ज और डिस्टेंस दोनों फैक्टर को कंसिडर करना होगा। तो डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा वो होगा CH3Cl, उसके बाद होगा CH3F, उसके बाद होगा CH3
Br और सबसे कम होगा Ca3I। तो ध्यान रखना ये एक एक्सेप्शनल केस है कि फ्लोराइड से ज़्यादा क्लोराइड जो है उसका डाइपोल मोमेंट होता है। वैसे तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 है और क्लोरीन की जो है वो 3 है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, बट यहाँ पर चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस भी हम कंसिडर करेंगे तो क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पर चार्ज और डेंसिटी का कंबाइन इफेक्ट यूज हुआ है। इस वजह से आपके जो क्लोरो प्रोडक्ट है इसका डाइपोल मोमेंट फ्लोरो वाले से क्या होगा, ज़्यादा। तो ये किसका रिजल्ट है? इट इज कॉम्बाइनेड इफेक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। तो ये चार्ज और डिस्टेंस का कंबाइनिंग इफेक्ट है, जिससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो क्लोराइड वाला है उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा फ्लोरीन वाले से ज़्यादा होगा। उसका रीज़न कि क्लोरीन का जो साइज है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो देखिएगा इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा CCl इज ग्रेटर देन Cl, अर्थात यहाँ पर डोमिनेंट जो फैक्टर है वो डोमिनेंट फैक्टर है साइज। तो क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, मोर होगा। डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन यह है, ये ब्रोमो बेंजीन है और एक मैंने लिया है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ये कंपाउंड सेकेंड है, ये कंपाउंड फर्स्ट है। हमें इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। तो देखिएगा फर्स्ट ब्रोमो बेंजीन में ब्रोमीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इंक्लूड हो रहा है। तो लोन पेयर ऑफ Br इंक्लूड इन रेजोनेंस, हैंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस, अर्थात ये लेंथ पॉइंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। जबकि आप देखिएगा यहाँ पर 100% सिंगल बॉन्ड होगा और 100% सिंगल बॉन्ड होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ मोर होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ मोर होगी तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, मोर होगा। तो क्या कंक्लूजन है, बॉन्ड लेंथ ऑफ फर्स्ट इज लॉन्गर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ सेकेंड इज लॉन्गर देन फर्स्ट, हैंस डाइपोल मोमेंट ऑफ सेकेंड इज मोर देन फर्स्ट। इसी में हम बात करते हैं चार्ज। अगर चार्ज में बात करें तो Br2 जिस कार्बन पर है वो कौन सा है, sp2। तो Br एट sp2 कार्बन, जबकि यहाँ पर Br एट sp3 कार्बन पर। तो यहाँ पर मोर EN पर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी लेस होगी। तो लेस इलेक्ट्रॉन रिलीज, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीज। इसका मतलब क्या सेंस हुआ कि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पर चार्ज कम होगा। तो लास्ट जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट यही है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सेकेंड इज मोर देन फर्स्ट। इसी के साथ आपका ये डाइपोल मोमेंट का पॉइंट भी कंप्लीट होता है। तो देखिएगा 7 नंबर का पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑर्डर। हैलाइड्स में स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें हम, RF, RCl, RBr, RI। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। ये आपका लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है
जो कि लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान दें, डार्कर इन लाइट ड्यू टू फोटो डिकम्पोजिशन, अर्थात फोटो डिकम्पोजिशन के कारण ये टूटकर डार्क कलर में हो जाता है। तो इसका जो कलर होता है बिल्कुल डार्क कलर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2RiH म्यू इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका डिसोसिएशन होगा, एल्केन प्लस I2 बन जाएगा और ये डार्क कलर का होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, सॉल्युबिलिटी की। एल्किल हैलाइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर में बहुत ही स्लाइटली है। उसका रीजन क्या है? तो पहले पॉइंट देखिएगा, हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली soluble in water because they cannot form hydrogen bond with water। तो ध्यान रखना, हेलो एरिन्स जो है उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। और दूसरा रीज़न क्या है? तो वो देखिएगा, ये हेलो एरेंस है, इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया है तो यहाँ से ये कंबाइंड फॉर्म में वाटर के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो जब ये वाटर के साथ वाटर के साथ कंबाइंड होगा तो यहाँ से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है वो रिलीज एनर्जी से क्या होती है? मोर होती है। इस वजह से एल्किल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी जो है, एल्किल हैलाइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में क्या होती है? लेस। तो हम क्या बोलेंगे? रिक्वायर्ड एनर्जी इज मोर देन रिलीज एनर्जी। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो देखिएगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हेलो एल्केन्स molecule and break the hydrogen bond between water molecules। तो इससे रिजल्ट ये निकलता है, तो हम लिखेंगे रिजल्टिंग। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो रिलीज एनर्जी से मोर होती है। इस वजह से हैलाइड जो है वो वाटर में लेस सोलेबल होता है। तो इसके लिए पॉइंट क्या है? लेस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यू अट्रैक्शन फोर्स between halide and water molecules। कहने का मतलब यह है कि हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो न्यू अट्रैक्शन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस होती है। इसलिए हम बोलेंगे कि एल्किल हैलाइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी लेस है। इसी के साथ ये एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है।